दिया ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है बच्चों, और एक बेटा मैंने दिया ये मर्क्यूरस क्लोराइड। और मैंने आपसे पूछा इनके केएसपी के एक्सप्रेशन लिखिए। चलिए आइए सामने देखिए, ठीक है, देखिए बताया जाए बेटा। मैं वापस से बेसिक कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, ये रहे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आयरन फेरस और फेरिक होता है, मरकरी भी उसी प्रकार से मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक होता है। बच्चों मर्क्यूरिक आयन होता है Hg+2, क्या होता है, क्या होता है, और मर्क्यूरस आयन होता है Hg+1। अगर तुमने मर्क्यूरस को ऐसे लिखा तो तुम्हें नंबर मिलेंगे 0। मर्क्यूरस आयन बच्चों मोनो नहीं होता है, ये डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है Hg2+2। दिस इज मर्क्यूरस आयन। कभी कभी गलती हो जाती है, बच्चे मर्क्यूरस को Hg+ समझ लेते हैं, ये Hg+ नहीं होता है, ये Hg2+2 होता है, ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको रफली याद करवा दिया। मर्क्यूरिक मोनोमेरिक होता है विद +2 चार्ज, मर्क्यूरस डाइमेरिक होता है विद +2 चार्ज, ठीक है। धोखे से भी बच्चों मर्क्यूरस को Hg+1 मत लिख देना, वरना आंसर गलत हो जाए। मर्क्यूरस इज डाइमेरिक, Hg2+2, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए जरा सब लोग, देखिए आइए थोड़ा सा मरकरी के ऊपर 1 मिनट का समय दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक नया पेज लेके आते हैं। आइए पीरियोडिक टेबल में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी बच्चों, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपका सेकंड बी का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, सेकंड, हाँ या ना। पीरियड की बात करें 4th, 5th, 6th पीरियड का है, ठीक है। सेकंड बी का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1D10। N का मतलब होता है पीरियड नंबर, तो 6S2 5D10, ओके। जिन बच्चों ने हमसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाना बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, 10 लेक्चर थे और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर था लेक्चर नंबर 0, जिसमें मैंने बेसिक सिखाया था, हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर, हाउ टू फाइंड आउट ब्लॉक नंबर, चुटकी बजा के। एक पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहने लगे तो बताओ 6वें पीरियड में कितने ग्रुप होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन करा रखे थे। 6S2 5D10 जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि बीच में आएगा 4F40, ठीक है। अब ये हम समझा नहीं पाएंगे, आई एम सॉरी। हमें बनाना था मर्क्यूरस। देखो जब आपने मर्क्यूरस बनाया Hg+, अक्सर लोग सोचते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो मर्क्यूरस बन जाएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आपने वैलेंस सेल से निकाला, अंदर वाली सेलों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आया 6S1। मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बच्चों को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्क्यूरस पैरामैग्नेटिक नहीं होता, क्योंकि मर्क्यूरस इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। होता क्या है, ये मर्क्यूरस जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे मर्क्यूरस से अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, इस प्रकार से, एंड दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस आयन Hg2+2 which is a diamagnetic। चाहे बच्चों ऐसे लिख दो और चाहे इसको ऐसे लिख दो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मर्क्यूरस आयन कभी भी Hg+ नहीं होता, ये इस रूप में पाया ही नहीं जाता, ये दूसरे Hg+ से हाथ मिला लेता है और डायमैग्नेटिक Hg2+2 के फॉर्म में पाया जाता है। हाँ मर्क्यूरिक में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, Hg+2 एंड डायमैग्नेटिक होगा, दिस इज मर्क्यूरी। तो समय दे दिया हमने आपको मरकरी के ऊपर कि व्हाट इज मर्क्यूरी
समझा दिया कि मर्क्यूरस कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होता है, वो डाईमेरिक फॉर्म में होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, डायामैग्नेटिक होता है। राइट, लिख लेना कहीं पर, कोई गलत चीज नहीं है कि लिख लोगे तो कॉपी भर जाएगी, पेन घिस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों कैसे आया, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हाशिए पे कहीं पे लिख लेना, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दोनों ही डायामैग्नेटिक होते हैं। मर्क्यूरिक मोनोमेरिक होता है और मर्क्यूरस डाईमेरिक होता है। जब आपको बेटा पढ़ाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें फिर से आएगा। ठीक है, हम कैलोमल के बारे में, कोरोसिव सब्लिमेट के बारे में सारी चीजें बताएंगे जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे। नीट में डी एंड एफ ब्लॉक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ा चाहता है बेटा ये डी एंड एफ ब्लॉक नीट वालों को। इनको एस और पी ब्लॉक से उतना प्यार नहीं है जितना प्यार मेटलर्जी से है, डी एंड एफ ब्लॉक से है, बड़ा प्यार है उन लोगों को। 2 सवाल पक्के होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के, हटा दें इसको। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ये तो इनऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, चलो ये बेसिक्स था, जो बेसिक बताया था। आइए अब देखते हैं कितने लोग बताएंगे, जरा देखें। चलो आओ, बोलो। मर्क्यूरिक क्लोराइड है, तो अगर मर्क्यूरिक है तो ये क्या होगा, Hg+2। नंबर 1, क्लोराइड मतलब Cl, नंबर बोलो रे 2, KSP का एक्सप्रेशन बोलो, Hg+2 पावर उसका नंबर 1 इंटू Cl- पावर उसका नंबर। ठीक, इसमें आइए, इसमें आइए। सबको मालूम है ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। मर्क्यूरस क्लोराइड में Hg के नीचे ये जो नंबर लिखा होता है, ये इसका नंबर नहीं होता, ये पूरा एक स्ट्रक्चर माना जाता है जिस पर चार्ज होता है +2। दिस इज मर्क्यूरस, हाँ या ना। और ये ऑफ कोर्स क्लोराइड का नंबर बन जाता है Cl-। तो इसका एक्सप्रेशन जरा बच्चों सब लोग बोलो क्या होगा, Hg2+2 पावर बोलो बे 1 इंटू Cl- पावर जाएगा। यहां बच्चों से गलती हो जाती है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इसमें बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक, चलिए हम आपको देंगे 2 मिनट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बेसिक्स, एक्सप्रेशंस, मर्क्यूरी के बारे में जो बताया एक बार देखो। काफी एक्सप्लोर करूंगा कि मैं इसको आगे। ठीक है, जल्दी से देखिए बेसिक, आराम से देखिए। जल्दी से देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख लीजिए, बेसिक्स देख लीजिए, मर्क्यूरी के बारे में वो सोच लीजिए, और कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन वो सोच लीजिए। मैं पीछे बैठा हूं, पढ़े कैसे और छोड़ा दो। सोचो, आंखें बंद करके सोचो, सैचुरेटेड कंडीशन सर ने कैसे समझाया। मैं 4 रोटी खाता हूँ, 4 रोटी खाते मेरा पेट भर गया, मतलब मैं सैचुरेट हो गया। इससे ज्यादा खाऊंगा तो मैं लोटा पकड़ लूंगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। सोचो, फील करो, लेकिन फील करते करते एक्सपेरिमेंट मत करने लगना है, फील करता है। सोचो सोचो, देखो देखो देखो, आगे
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे वो तो बेटा तुम लोगों की सिलेबस में एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है, आयुर्वेदिक सिलेबस में। और पहले की बात है, आपके 12-15 साल पहले की, जब पढ़ाते थे तो हम बच्चों को एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते समय एक्सपेरिमेंट भी कराते थे, टेस्ट ट्यूब लाते थे, मिलाया भी तो बेटा कौन सा कलर आया, येलो, कौन सा आयन होगा, क्या डिग्री में। आप लोग की सिलेबस में है नहीं, वाईआईटी में ये बड़ा ही वाहियात चैप्टर है। हो गया, हो गया बेटा, चलिए आइए। तो बेटा एक बार सभी लोग कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस का मुझे मतलब बता दीजिए, ठीक है। फटाफट सब लोग बोलना। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो बहुत ही कम अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे सिल्वर के हैलाइड, लेड के हैलाइड। क्या सोडियम के हैलाइड स्प्रैंगली सॉल्युबल होंगे? नहीं। फर्स्ट ग्रुप के सारे हैलाइड हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है? अपनी भाषा में समझाओ। सॉल्वेंट सॉल्यूशन की वो कंडीशन जिस पर मैक्सिमम अमाउंट जितना घुल सकता था हमने उसमें घोल दिया। At this time, rate of dissolution become equal to rate of precipitation. At this time, there is a equilibrium between undissolved salt and dissolved salt. ये सारी कंडीशंस होती हैं सैचुरेटेड कंडीशन। इससे ज्यादा अगर घोलोगे, जितना घुलेगा उतना ही नीचे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, जब सैचुरेटेड कंडीशन स्टेबलाइज होती है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। आयनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट और डिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। इस कंडीशन पर आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमने लिखने का तरीका कैसे याद कराया? कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर इनटू एनायन का सिंबल पावर। ये सिंबल डिनोट क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन। बोले तो मोल्स पर लीटर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर किसी सॉल्ट के फार्मूले को देखा जाए, क्रिस क्रॉस करने पर सही चार्ज पता चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पता ना चले तो पता करने का तरीका होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। CaCO3 है, नंबर इनके हैं 1-1। क्या चार्ज 1-1 होता है? नहीं। तो कैल्शियम पे तुम्हें मालूम है +2 होगा तो कार्बोनेट पे -2, या कार्बोनेट पे तुम्हें मालूम है -2 होता है तो कैल्शियम पे +2 होगा। ठीक है, अच्छा भाई ये भी हो गया। मरकरी की बात करें, मरकरी दो प्रकार के आयंस बनाता है, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक का सिंबल है Hg+2 और मर्क्यूरस का सिंबल है Hg2+2। ध्यान रखिएगा, Hg2+2 एक पार्टिकल माना जाता है, दो नहीं माने जाएंगे। ओके हो गया? अच्छा अब सुनो, ये हो गया पहला पॉइंट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इस एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन, KSP के एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं। KSP कैटायन की कंसंट्रेशन और एनायन की कंसंट्रेशन, तीन चीजें। पहले सवाल तुम्हारे नीट में आते हैं, इन तीन में से दो चीजें आपको दे दी जाएंगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। धीमे धीमे चैप्टर की डेप्थ में हम लोग घुसेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल, Ag2CrO4 एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है बच्चों, जिसमें इक्विलिब्रियम पर Ag+ की कंसंट्रेशन दी है 2 × 10⁻⁻² मोलर, और इसका बच्चों KSP दिया है 10⁻⁸। तो बताइए जरा इक्विलिब्रियम पर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? नहीं निकाल पाएंगे? अच्छा आप कर लो कि मैं कर दूं? करिए करिए, आप ही करिए। ये तो कर लोगे आप लोग, अगला वाला नहीं कर पाओगे, वो हम करा देंगे। KSP का एक्सप्रेशन लिखिए, जो दिया गया उनको सब्स्टिट्यूट करिए, तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी।
इसमें इतना समय लगाओ? सबको बोले तो बेटा हो गया। एक्सप्रेशन सब में लिख लिया बेटा। चलो KSP की जगह क्या रख दिया? 10 की पावर माइनस ए। AZ प्लस की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और क्रोमेट की कंसंट्रेशन हमको निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कोई बच्चा बताएगा कितना आएगा? 2.5 इंटू माइनस 5। दिस इज योर आंसर। कितने लोग का आ गया? लंबे खड़े करो, सबका आ गया? चलिए अच्छा बेटा, मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम एक बात बता दो, ये कंसंट्रेशन किस कंडीशन पे आई होगी? भैया तुमने ये एक्सप्रेशन छुआ नहीं कि तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बनता ही है इक्विलिब्रियम पर, सैचुरेटेड कंडीशन पर। क्लियर बेटा? तो आपको 2 वैल्यूज दी गई थी, तीसरी वैल्यू पूछी गई थी, धन्य से आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। करें? बच्चों हटा दे रहे इसको। कोई ऐसा बच्चा जिसको दोबारा पूछना? बताओ, नहीं पूछ रहे? अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, आप सिर्फ लिखिएगा बेटा। इसको तो सही करो यार, डिस्टर्ब होते हैं। उसको बोलो अंकित को, सुमित बेटा, अंकित को हिल गया ये। दो यार बेटा, खड़े होके देखो पूरा वीडियो आ रहा है, शिफ्ट हो गया ना तो ये एक्चुअली वायर बड़ी प्रॉब्लम करता है। अब क्या करें? तो सही करो, बहुत डिस्टर्ब करता है वायर हमको। इतना बड़ा फुंतुलू क्यों लगा रखा है नीचे? ये क्या करता है ना बेटा, ये यहां पे ऐसे फंस जाता है। अब इधर जाएंगे, इधर चला जाए। ऊपर तो खींचते हो, हम उसको नीचे खींच लेते हैं ना। और खींचो उसको, वहां बांध दो, लपेटो। ये हिल चुका है, जरा चेक करो, चेक करो ब्रदर। ओके चल आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या दिया हमने? हमने आपको Sb2S3 दिया है। सवाल नहीं दूंगा, पहले ये बताओ इसमें कैटायन क्या है? और एनायन? एनायन S है, S-2। पक्की बात है? क्या क्रिस क्रॉस करने पे सही चार्ज मिल रहे हैं? सल्फाइड होता है -2, तो ये वाला भी सही होगा Sb+3। मुंह जवानी बताओ KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? Sb+3 की पावर 2 इंटू S-2 की पावर 3। क्लियर? मैंने बोला कि सल्फाइड आयन की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है फलाना, तो बताइए जरा इसके KSP की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, लिख के पेन बंद कर दो। ठीक, और देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन को पूरा करना भूल गए। मुझे भी लग रहा है। KSP के एक्सप्रेशन में 3 चीजें होती हैं भैया, 2 दे तब तो तीसरी हम निकालेंगे। यहां पे लफड़ा है, एक आयन की कंसंट्रेशन दी गई है और एक आयन की तो दी नहीं दी गई, तो KSP कैसे निकाले? सुनना, अगर कभी ऐसी मजबूरी फंस जाए, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कभी ऐसी मजबूरी फंस जाए कि एक आयन की कंसंट्रेशन दी हो, KSP पूछा हो, तो जब तक दूसरे आयन की कंसंट्रेशन नहीं मालूम करेंगे तब तक KSP नहीं निकाल पाएंगे। बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन में मजबूरी नहीं थी, 3 में से 2 बातें दी गई थी और तीसरी बात पूछी गई थी, आराम से हो गया। यहां पे तुम्हारी फंस गई मजबूरी। अब सुनना, अगर कभी ऐसी मजबूरी फंसे, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो इस मजबूरी में ही करिएगा। क्या देखिए, सबको पता है कैटायन कौन है, उसका नंबर क्या है, एनायन कौन है और उसका नंबर क्या, सबको बोलो। अब देखना, अगर कभी ऐसी मजबूरी फंस जाए तो आप क्या करेंगे? जिसकी कंसंट्रेशन दी है, इसकी दी है, और बगल वाले को आपको निकालनी पड़ेगी। सुनना, तो बगल वाले की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे? जिसकी दी है उसको लिखो
उसके कॉफिशिएंट से गुणा करोगे और बगल वाले के कॉफिशिएंट से डिवाइड। मैंने क्या बोला बे? उसके कॉफिशिएंट से गुणा करोगे और बगल वाले के कॉफिशिएंट से। ये काम आप सिर्फ तब करेंगे जब मजबूरी में आप पड़े होंगे। क्लियर? जैसे ही आपने इस पोरवाल टेक्निक का इस्तेमाल किया तो दूसरे आयन की कंसंट्रेशन आ गई 4 × 10⁻⁻² मोल। जब दूसरे आयन की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों, तो अब केएसपी का एक्सप्रेशन तो कोई बच्चा भी बता देगा। इसकी पावर 2 आएगी और बच्चों इसकी पावर आएगी 3। ये निकालना है। एंटीमनी बोलो। 4 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। सल्फाइड बोलो 6 × 10⁻⁻² की पावर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। ओके? ये काम सिर्फ तब करेंगे जब मजबूरी में आप फंसे होंगे। ठीक है? रुक जाइए, अभी तो हमने ट्रिक बताई, अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे तब आप बताइएगा। ठीक है? अभी रुक जाइए। अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया। अगर कभी मजबूरी में आप फंसे हो, आपको एक आयन की कंसंट्रेशन दी हो और दूसरे आयन की मजबूरी बस निकालनी पड़ रही हो, कैसे करेंगे? उसकी कंसंट्रेशन लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए और बगल वाले के कॉफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है भाई? है? चल, अब देखिए मैं अब कुछ आपको सिखाऊंगा, फिर से देखिएगा। बहुत सारे छोटे छोटे डाउट मैं आपके दूर करूंगा, देखिएगा भी जरा। हो गया? अच्छा, अब सवाल ये उठ रहा है कि गुरुजी आपने ये टेक्निक कैसे बना दी? मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, ये सब मोल कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए जरा, शिफ्ट कर दो इसको ऊपर, शिफ्ट कर दो। ये समझ में आया? क्या ये काम हर समय करोगे? कब करोगे? जब मजबूरी में फंसे होंगे, जब 3 में से एक की कंसंट्रेशन दी है, केएसपी पूछा है, तो दूसरे की कंसंट्रेशन मजबूरी बस आप ऐसे निकाल लेंगे। ओके? अब सवाल ये उठ रहा, सर ये आपने कर कैसे दिया? आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। देखिए बेटा, ये Sb2S3 है। ठीक, देखते चलिए, अब लिखिए मत। तुमने इसको पानी में घोला होगा और ये इस प्रकार से अपने आयनों में टूटा होगा। बोलो हाँ या ना? देखिए जरा सब लोग, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है x मोल। कितनी है? 1 मोल अगर ये टूटेगा तो इसका 2 मोल और उसका 3 मोल बनेगा। अगर ये x मोलर टूटेगा तो इसका 2x मोलर और इसका बच्चों बोलो 3x मोलर बनेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक, आपको 3x की वैल्यू दी गई थी 6 × 10⁻⁻²। समझ गए ना? अच्छा, अगर 3x बराबर 6 × 10⁻⁻² है तो x बराबर आएगा 6/3 × 10⁻⁻²। x को जरा यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। बच्चों यही तो आया। तो आप जरा देख सकते हैं, उसके कॉफिशिएंट से तुमने मल्टीप्लाई किया है और बगल वाले के कॉफिशिएंट से। तो मैंने ट्रिक नहीं बनाई है कोई, ये कॉन्सेप्ट को ही शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है बस। ठीक है? कैसे आया ये समझ में आ गया? अभी लिखो मत। एक बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा डाउट तो यहां बैठे किसी बच्चे के मन में तो नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं उसको समझाना चाहूंगा। क्या? देखिए, तो 1-2 बच्चे हमसे ये चीज पूछ चुके हैं। आप सुनिए, जब भी मैं ये चीज समझाता हूं तो अक्सर बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि सर आपने साइन लगाया है रिवर्सिबल का, ठीक, और आप इस एक्स मोलर को कंप्लीटली उसके आयनों में तोड़ दे रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया। ये सर क्या कर रहे हैं आप जब रिवर्सिबल का साइन लगा रहे हैं तो इसमें से अल्फा आपको माइनस करना चाहिए। फिर आपने इस पूरे एक्स को प्रोडक्ट में कैसे बदल दिया? ये तो इररिवर्सिबल रिएक्शन में होता, ये तो रिवर्सिबल है। अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों, सॉल्ट के बारे में जो कुछ भी आपको दिया जाता है, ये सब कुछ एक्चुअली में सॉल्ट का वो अमाउंट दिया जाता है जो डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर एग्जामिनर सॉल्ट की कोई जानकारी आपको दे रहा है
तो बच्चों एग्जामिनर को अनडिसॉल्व सॉल्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है डिसॉल्व सॉल्ट में। तो उसने आपको यहां पर जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ एक्चुअली में अपने आयनों में टूट रहा है, क्योंकि वो बर्तन में डिसॉल्व हो रहा है। इसलिए यहां भले आप रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं, लेकिन सॉल्ट के बारे में जो कुछ भी दिया जाता है हम उसे 100% उसके आयनों में तोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी दिया है वो किसका दिया होता है? डिसॉल्व्ड सॉल्ट का दिया जाता है बच्चों। और डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब होता है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो। बड़ी महीन बात है, क्या करें, हमें मोटी बात पसंद भी नहीं है, महीन बातें ही हमें पसंद आती हैं। तो ध्यान रखिए, बच्चों के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि रिवर्सिबल का साइन लगाने के बाद भी आपने इसको पूरा क्यों तोड़ दिया, क्योंकि बच्चों ये जो अमाउंट आपको दिया जाता है वो डिसॉल्व सॉल्ट का दिया जाता है। और डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब होता है वो अमाउंट जो अपने आयनों में टूट रहा है। इसलिए आप इसको 100% उसके आयनों में तोड़ेंगे। क्लियर? समझाने का प्रयास किया, आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो बैल बुद्धि में समझ लो, जो दिया जाएगा उसे पूरा तोड़ा जाएगा, अल्फा पेल्फा नहीं करेंगे। ठीक है? ओके, इसको भी लिखिए। कुछ बोलना चाह रहा किसी के मन में? तो खड़े तो बोले हाँ, हिम्मत से काम लो। धोखे से लिख गया भाई, गलती हो गई भाई, भाई माफ कर दो भाई, अल्लाह हम क्या समझाना चाहते, वो -2 में पिला पड़ा। ठीक है, वो -2 ही होगा यार, ये अंडरस्टूड है, धोखे से 3 लिख गया होगा। वो कितने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है, क्योंकि मालूम है जो बोल रहा है सही बोल रहा है। -2 नहीं होगा, 3 होगा, 2 होगा 3 नहीं होगा। चलिए, तो इसको क्या आप लिख लीजिए। बच्चों क्या दोनों चीजें वेल एक्सप्लेन हो गई आपको? पहली चीज ये ट्रिक हमने कैसे बनाई, वेल एक्सप्लेन हो गई। और दूसरी चीज यहां पर जो कुछ भी दिया जाता है वो किसका होता है? डिसॉल्व सॉल्ट। डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब जो अपने आयनों में टूट रहा है, इसलिए आप इसको आयनों में 100% तोड़ेंगे। क्योंकि यार हमें अनडिसॉल्व सॉल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हमें डिसॉल्व सॉल्ट में ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चलो, क्या मजबूरी के ऊपर एक सवाल और देते हैं? अब क्या उस सवाल को बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट से करोगे? सीधे जिसकी कंसंट्रेशन दी है उसे लिखो, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, बगल वाले से डिवाइड करो। असर क्या ये काम हर समय करोगे? कब करोगे? जब तुम मजबूरी में फंसे होगे। क्वेश्चन की मजबूरी की बात कर रहे हैं, दूसरी मजबूरियों में काम न कर पाएगा। ठीक है, उसमें पापा ही हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे हैं पापा ही हेल्प कर पाएंगे, इसका मतलब है घर पे जाके गहरा सवाल है ये। घर पे जाके सोचना है पापा को हम कैसे ले आए बीच में, अभी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आए घर पे आकर सोचना, जो तुमसे भी जलील टाइप के हो, बदतमीज टाइप के, उनसे पूछना सर ने ऐसा बोला था, वो आपको समझाएंगे। बहुत गहरा सवाल है, एम्स लेवल का सवाल है। ठीक है, हटाए इसको, हटाए। चलिए एक सवाल और देते हैं, और इस क्वेश्चन में मजबूरी को तो इन्वॉल्व कर ही रहा हूं, हम इसको पीएच को भी इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। तैयार है सब लोग? चलिए पीएच को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बताइए, कैलकुलेट KSP of magnesium hydroxide at pH 12। करो करो, जल्दी करो। Calculate pH KSP of magnesium hydroxide। कस के बोलो, जो घर पे गाली देते हो दोस्तों को। 4 × 10⁻⁸ एक बच्चे ने आंसर दिया है। 4 × 10⁻⁶ दूसरे बच्चे ने दिया आंसर। 5 × 10⁻⁻6 3 आंसर आ गए। दिमाग लगाओ,
केएसपी के लिए तुम्हें मैग्नीशियम आयन चाहिए और तुम्हें हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। अब विचार करो इन दोनों आयनों की कंसंट्रेशन तुम कैसे कैसे निकाल सकते हो, सोचो। देखते हैं, चल मैं बताऊं क्या? बच्चों बोलो। बच्चों बताओ, मारिया बोलो। सबने कर लिया? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा एक बात, अगर तुम्हें इसका केएसपी निकालना है तो सबसे पहले जरा इसका एक्सप्रेशन बोलो सब लोग, हम बोलो। mg प्लस 2 की पावर 1 इंटू बोलो OH माइनस की पावर। अच्छा अब जरा दिमाग लगाओ ना, साला मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दिया ना OH आयन का कंसंट्रेशन दिया, तो कैसे करें? आपको पीएच तो दिया गया। अच्छा अगर मैं इस पीएच को 14 में से माइनस कर दूं तो बच्चों पीओएच आ जाएगा, और अगर इस पीओएच को मैं 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ा दूं तो OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई। बताइए, अब एक आयन की कंसंट्रेशन आ गई है तो दूसरे की निकालना तुम्हारी मजबूरी है, वरना तुम आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। तो दूसरे की कैसे निकालोगे? जिसकी दी गई हो उसको लिखो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो और बगल वाले के कॉफिशिएंट से डिवाइड। बोलो हाँ या ना? तो ये देखिए OH आयन की कंसंट्रेशन है, ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। OH आयन की 2 दूनी 4 और 3 7, 5 इंटू 10 की पावर माइनस। कितने बच्चों का आया? लंबे खड़े करो। सबका गया, बोल कोई नहीं रहा था, है? पक्का आ गया? इसमें कितने फंडे लग गए? एक फंडा लग गया पीएच को OH आयन में कैसे बदलोगे, बोलो हाँ या ना? दूसरा फंडा लगा मजबूरी वाला, बोलो, और तीसरा फंडा लगा केएसपी के एक्सप्रेशन वाला। ठीक, आपके नीट का क्वेश्चन है आपके। ठीक, चल ये भी खत्म हो गया भाई, बड़ी अच्छी बात है, आप केएसपी सीख चुके। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। किसी को लिखना, वो लिख ओके। अगला बेटा पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सॉल्युबिलिटी। इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, ठीक है? सॉल्युबिलिटी बोला जाए तो बंद कर दो पेन कॉपी और आओ थोड़ा फील करते हैं सॉल्युबिलिटी को। देखो बोले बेटा, देखिए सॉल्युबिलिटी समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी को मोटी भाषा में समझाऊं। किसी आदमी का पेट भरने के लिए मैक्सिमम जितनी रोटी उसके पेट में डालनी पड़ती है, रोटियों की वही संख्या उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। थोड़ा और अच्छी भाषा में समझाएं, किसी सॉल्यूशन को, किसी सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोलना पड़ता है वही मैक्सिमम अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। जैसे मैं एक बार में 4 रोटियां खाता हूं, 4 रोटी खाते ही डकार आ जाती है, मतलब मैं सैचुरेट हो जाता हूं। यस, रोटियां कितनी खाई? 4, मेरी सॉल्युबिलिटी हो गई 4। एक लड़का एक बार में 12 रोटियां खाता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उससे फिर हम लोग कुछ और कहते हैं। 12 रोटियां खाता है, जैसे ही 12 रोटी खाई उसका पेट भर गया, वो सैचुरेट हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 12। एक गिलास पानी में तुमने 3 चम्मच शक्कर डाली थी, शक्कर डालते ही वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया था, क्योंकि उसके बाद डालने पर जितना घुल रहा था उतना प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो मैक्सिमम कितनी चम्मच घोली? 3, इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 3 चम्मच के बराबर। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहला बेसिक तरीका समझने का है कि सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में घोल दिया जाए और वो सैचुरेट हो जाए, उसी मैक्सिमम अमाउंट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बच्चों, क्या सॉल्युबिलिटी से ज्यादा सॉल्यूट को घोल पाओगे? नहीं। अगर घोलने का प्रयास करोगे तो जितना घोलोगे उतना प्रेसिपिटेट हो जाए। समझ में आया बैल बुद्धि में? आप थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने वाली बात है। तुम एक गिलास पानी ले रहे हो, थोड़ा फील करो,
तो उसमें उस टेम्परेचर पर 3 चम्मच शक्कर घुल गई। अब पानी तुम क्या करो, भगोना भर के ले लो, तो उसी टेम्परेचर पर क्या 3 चम्मच शक्कर घुलेगी? नहीं, हो सकता है 30 चम्मच शक्कर घुल जाए। कहने का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी को सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट से डिसाइड करना सही नहीं है, हमें सॉल्वेंट के अमाउंट को भी क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, तभी हम सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं। तो टंकी भर के पानी लिया, हो सकता है उसमें एक भगोना शक्कर डिसॉल्व हो जाए, तो सॉल्यूट को भी फिक्स करना है और सॉल्वेंट को भी फिक्स करना है, तब सॉल्युबिलिटी की राइट डेफिनेशन बना सकते हैं। आइए राइट डेफिनेशन सुनना। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, अमाउंट को क्या कर दिया, फिक्स। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोलना पड़ता है, वही मैक्सिमम अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता। अब तुमने सही बोला, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया उसका अमाउंट और सॉल्यूट को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या बन गई, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in particular amount of solvent to make it saturated is called solubility। बच्चों में लिख नहीं रहा हूं, टेम्परेचर क्या होगा है वो अंडरस्टूड है, वो लिख नहीं रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए तो कैसे हम समझा रहे हैं। पहले मैंने एक बिल्कुल रफली लैंग्वेज बोली कि किसी को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट घोलते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मैं 4 रोटी खा सकता, मेरी सॉल्युबिलिटी 4, तुम 12 रोटी खा सकते, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी 12। तो फिर दिमाग में आया यार, अगर सॉल्वेंट के अमाउंट को तुम फिक्स नहीं करोगे तो उसी सॉल्वेंट को कम अमाउंट में लोगे, शक्कर कम घुलेगी, उसी सॉल्वेंट को ज्यादा अमाउंट में लोगे, शक्कर ज्यादा घुल जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी की अगर राइट डेफिनेशन बनानी है तो सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट के अमाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो राइट डेफिनेशन इसकी क्या बन गई, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है उसी मैक्सिमम अमाउंट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? जैसे सब लोग ध्यान से देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा किसी चीज को, ठीक है? देखिए एक्सप्लोर करते हैं इसको, सुनना। अब थोड़ा सोचो किसी चीज के अमाउंट को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हम सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में लिख सकते हैं, हम सॉल्यूट के अमाउंट को मोल में लिख सकते हैं, और सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स करने की अगर बात करें तो कुछ भी फिक्स किया जा सकता है। 100 ml सॉल्वेंट, 1000 ml सॉल्वेंट, 500 ml सॉल्वेंट। इसलिए बच्चों सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो कोई एक फिक्स यूनिट नहीं होती है। जैसे तुमने सॉल्यूट का अमाउंट डिनोट किया मोल्स में और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स किया 1 लीटर, तो यूनिट बन गई मोल पर लीटर। क्लियर? समझना, खोलना इसको। 1 लीटर पानी को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट के मैक्सिमम जितने मोल डालने पड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। क्या प्रॉब्लम? हमने सॉल्यूट के अमाउंट को फिक्स किया ग्राम में, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया 1 लीटर, सॉल्युबिलिटी की यूनिट आ गई ग्राम पर लीटर। खोलो, 1 लीटर सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जितने ग्राम सॉल्यूट के घोलने पड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। बुलाया ना, मैंने सॉल्यूट को फिक्स किया मोल्स के टर्म्स में
और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया 100 ml। 100 ml सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट के जितने मोल घोलने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर 100 ml। राइट, बात क्लियर हो रही है? और बोल सकते हैं, जस्ट ए मिनट, मैंने बोला ग्राम पर 100 ml, क्या मतलब हुआ इसका? 100 ml सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट के जितने ग्राम को घोलना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर 100 ml। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट बच्चों तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बेटा, कोई फिक्स यूनिट इसकी नहीं होती। क्लियर? सुनते रहना, लिखना नहीं। इस चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सॉल्युबिलिटी हमेशा लेते हैं इन मोल पर लीटर और इसको डिनोट करते हैं एस से। बोलो किससे? एस से। इस चैप्टर में कहीं पर भी सॉल्युबिलिटी लिखा हो उसका मतलब हमेशा होगा मोल पर लीटर। ठीक, अच्छा और देखते हैं। आइए, अगर आप सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ गए हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट के जितने मैक्सिमम अमाउंट को घोलते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अगर तुम ये समझ गए हो तो तुम ये यूनिट भी समझ गए होगे। अब मैं अपने बच्चों को यूनिट कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूं। विचार करो यार, पुरवाल सर ने कहा था इस चैप्टर में तो सॉल्युबिलिटी हमेशा किसमें होती है? मोल पर लीटर में होती। अब मान लो तुम्हें सॉल्युबिलिटी दे दी गई ग्राम पर लीटर में, किसमें नहीं? तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में नहीं बदल पाओगे, मॉलिक्यूलर वेट से तो ग्राम बदल जाएगा, मोल में इसको बदलने की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या करना? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, तो मोल पर लीटर में बदल जाए। कोई आपत्ति है? और सोचो ना, बताओ, सोचिए जरा, इसको कैसे बदलोगे? इसमें ना मैं तो बोलो, कभी पढ़े तो हो नहीं इस तरीके से। क्या पढ़े हो कि एसपी बराबर m की पावर n की पावर n s की पावर n प्लस n, इतने ही पढ़े हो। ये सब तो कभी सोचा ही नहीं ऐसी भी चीजें होती हैं। देखो, बोलो नहीं। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंसेप्चुअली कभी तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। सोचो, इसका मतलब है 100 ml सॉल्वेंट में इतने मोल पड़े हैं और ये सैचुरेट हो गया। अब इसको बदलना इसमें, इसका मतलब है 1 लीटर दैट इज 1000 ml में इतने मोल पड़े हैं। सोचो, 100 ml में पड़े हैं अगर इतने मोल, तो 1000 ml में कितने पड़े होंगे? 10 गुने ज्यादा पड़े होंगे, 10 गुना ज्यादा पड़ा होगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से, उसमें बदल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। 100 ml में पड़े हैं अगर x मोल, तो तुम बताओ 1000 ml में कितने पड़े होंगे? 10x मोल। तो मोल पर लीटर कितना हो गया? 10x। अगर आपको समझ में आया तो इसको बता दो कैसे बदलोगे इसमें। बोलो, सब लोग बोलो। ग्राम को मोल में बदलोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, और पर 100 ml को पर 1000 ml में बदलोगे 10 से मल्टीप्लाई। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड होगा और फिर 10 से मल्टी। कुछ फीलिंग आई है? लिखो। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट घोल सकते हैं ताकि वो सैचुरेट हो जाए, उसका पेट भर जाए, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, उस मैक्सिमम अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसकी यूनिट बच्चों कुछ भी हो सकती है, मोल पर लीटर, मोल पर 100 ml, मोल पर 500 ml, कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, चल, बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तुम सीख गए। ओके, देखें अच्छा क्या सीखे। चलो रफली समझाओ। मैं खाना खाने बैठा था, मेरी कैपेसिटी 4 रोटी की थी, मैंने 4 रोटी खाई, मेरा पेट, बोलो, मतलब मैं सैचुरेट हो गया। तो तुम बताओ, अगर उस समय पे कोई डॉक्टर आए और मेरा पेट चीर के रोटी निकाले तो कितनी रोटी निकलेंगी? सीधी सी बात है।
जितना मैक्सिमम अमाउंट घोल सकते हो उतना ही तो मैक्सिमम अमाउंट मेरे पेट से निकलेगा। इस चीज को अगर तुम समझ आए हो तो आओ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, सॉल्युबिलिटी को और समझने का प्रयास करते हैं इसको एक एग्जांपल से। अभी लास्ट ईयर एनटीए वालों ने टेस्ट पेपर करवाए थे, तो जो मैं देने जा रहा हूं ये एनटीए के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। बड़ा टफ पेपर बनाया था उन्होंने, कुछ नहीं टफ बनाया था, सब नोट से था। देखते हैं, हटाए इसको, चलो देखते हैं तुमने सॉल्युबिलिटी क्या समझा, फील कराते तुमको। सवाल है, एक सॉल्यूशन है बच्चों, ऑफ कोर्स एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फील करना, दिमाग लगाना और सोचना। 500 ml, बोलो भाई कितना, आराम से। अच्छा तुम सैचुरेटेड हो, मतलब तुम्हारे अंदर सॉल्यूट को जितना मैक्सिमम घोला जा सकता है उतना इसके अंदर घुल चुका हुआ है। ठीक, मैं इस 500 ml से गिलास भर के सॉल्यूशन निकाला, गिलास भर में मान लो 100 ml आ गया। कितना आ गया? 100। जब ये सैचुरेटेड है तो ये भी क्या होगा? सैचुरेटेड। अच्छा भाई, इसका पेट भी क्या है इस समय? भरा हुआ है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। अब सवाल ये आया, इस 100 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने गर्म किया, और गर्म मैंने तब तक किया जब तक इसके अंदर पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है, ऑल वाटर इवेपोरेटेड, ऑल वाटर इवेपोरेटेड, पूरा का पूरा वाटर क्या हो गया? 100 ml इवेपोरेट हो गया। तो मैंने देखा ओ मेरी रेखा, तूने क्या देखा? 20 ज्यादा हो रहा है, 2 ग्राम, 2 ग्राम सॉल्यूट गेट रिमेन, सॉल्यूट ओके बोले, 2 ग्राम सॉल्यूट लेफ्ट। ये मैंने बनाया। 500 ml का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिससे मैंने 100 ml निकाला। इसको मैंने गर्म किया, तब तक गर्म किया जब तक पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए। मैंने देखा कि इस बर्तन में 2 ग्राम सॉल्यूट लेफ्ट बचा। तो बताइए जरा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? रुको और बताना, इसमें सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है 100 ml में, उतना ही घोला होगा। तो जब तुमने इससे पूरा पानी निकाला तो जो मैक्सिमम अमाउंट घोला होगा वही मैक्सिमम अमाउंट शेष बचा होगा। इसका मतलब क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 2 ग्राम पर 100 ml? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यही तो इसका मतलब हुआ। बोलो बच्चों, इसमें मैक्सिमम जितना अमाउंट घोला जा सकता है वही घोला होगा, क्योंकि ये क्या है? सैचुरेटेड। तुमने इसमें से पूरे पानी को बाहर निकलवा दिया तो जो मैक्सिमम अमाउंट घुला होगा वही तो मैक्सिमम अमाउंट शेष बचा होगा। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? 2 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन। हाँ या ना, हाँ या ना, पक्की बात है? सोच के बताना, सोच के बताना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता, मैंने इससे 200 ml पानी निकाला, सॉल्यूशन निकाला, उसको गर्म किया, ऑल वाटर गेट इवेपोरेटेड, तो 2 ग्राम सॉल्यूट बचा। अब बताइए सॉल्युबिलिटी क्या है? 2 ग्राम पर 200 ml सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर हुई? कि सॉल्युबिलिटी में क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लोगे तो घिस जाओगे क्या? नहीं ना, तो लिख लो, देख क्या रहे हो, लिख लो, ऐसे डाल लो, क्वेश्चन बना के डाल लो। अगर समझ में आ गया तो लिख के बताना, इसी क्वेश्चन में इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ इन ग्राम पर लीटर। बताइए यहां क्या लिखते हैं? सही बोले, बोला कैसे मूर्खों को पढ़ाता है? पर लीटर में बदलो प्रभु। 100 ml में अगर 1 ग्राम है तो 1000 में कितना होगा? 10 ग्राम। तो यहां क्या आ जाएगा? चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों आंसर्स क्या है? सही। क्लियर? एक्चुअली हमसे तो रहा नहीं जाता है, मतलब सब घर से आते सोच के आते ये सब नहीं पढ़ाएंगे, इतना इतना समझा के आगे बढ़ जाएंगे। और जब यहाँ पे खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है। क्या जरूरत है ये सवाल कराने की? कुछ जरूरत है क्या? जबरदस्ती चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। ये थोड़ा ड्रॉबैक लगता है कभी कभी मुझे अपना, मतलब समय भी कर दिया
तुम्हारे बाल भी नुच गए, साला क्या पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बीच में मैथ्स भी लगा देता है धीरे से, सब केमिस्ट्री चल रहा है, तुमने पढ़ा नहीं ऐसे कभी, वो अलग बात है। आगे बढ़े, ठीक। तो अब बताओ सॉल्युबिलिटी क्या है, समझ में आया है? बोलो जरा हिंदी बोलो, क्या मतलब इसका? किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए किसी सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी। इसकी यूनिट कोई फिक्स है क्या? जो चाहो वो लगा दो। हाँ, इस चैप्टर में इसकी जो यूनिट रखते हैं वो मोल पर लीटर में रखते हैं। इसी सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक नीट का क्वेश्चन करके दिखाइएगा। नीट का क्वेश्चन, ये तो हमने एनडीए का सवाल करवा दिया आपको, ठीक है। एक नीट का क्वेश्चन इसी के ऊपर बच्चों है। What amount ब्रैकेट में इन ग्राम ऑफ CaSO4 can be dissolved in 2 liter water, ब्रैकेट में लिखिए, given देखो तो एक बार सुन लो, मैं बाद में आगे बताऊंगा, तो मुझे पहले ये बता दो, इन्होंने पूछा है 2 लीटर पानी में अधिकतम कितना अमाउंट घोल सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी अमाउंट में अधिकतम सॉल्युबिलिटी के बराबर ही घोला जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं घोल सकते। इन्होंने बोला गिवन इट्स सॉल्युबिलिटी इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। बच्चों मैं कर देता हूं, आप जाके देख, है ना? ठीक, चलो तुम लोग उत्तर दो, ठीक, बताना ये सॉल्युबिलिटी का यूनिट किसमें दिया है? इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर में अधिकतम कितने मोलों को घोला जा सकता है, यही तो हुआ। और तुम पूछ कितने में रहे हो? 1 लीटर में अधिकतम इतना घोल सकते हैं, तो 2 लीटर में अधिकतम इतना घोल सकते हैं। ये मोल आ गया। तुमसे पूछा क्या है? मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम नहीं आ जाए। 2 कौड़ी का सवाल हो गया। तो 1 लीटर में मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं, बोलो ना, 2 × 10⁻³ मोल। इसलिए 2 लीटर में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं? 4 × 10⁻³ मोल। अगर मोल पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता। इन्होंने वेट पूछा है, मल्टीप्लाई कर देना सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से। कोई बताएगा? 40 + 32 + 16 चौको 130 0.544 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आइए, ओके, आइए, चलिए कॉपी बस्ते में रख लीजिए, ठीक है। और फिर तन के जरा सीना चौड़ा करके सीधे होकर बैठिए, मरे हुए कुत्ते की तरह मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता है, सीधे तन की तरह बैठिए ना, ठीक। रख लो, कॉपी रख लो, बस हो गया। आज का कोई SW नहीं है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी खत्म है, नहीं हुआ है, खत्म क्या है यार, अभी तो मैंने सर आपको पढ़ाई किया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। मेन चीजें आपकी कल आएंगी और कल इसका आखिरी लेक्चर होगा, इसका भी और इस चैप्टर का भी। चलो बेटा, एक बार फटाफट सिर्फ 2 मिनट की बात रह गई है क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक, बता दो भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अगर किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट घुल चुका है तो वो क्या हो चुका है? सैचुरेटेड कंडीशन में पूरी क्लास बोलेगी रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिकम। बच्चों को बताओ, जब सैचुरेटेड कंडीशन आ गई तो इस कंडीशन पर
आयनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बच्चों कभी भी केएसपी का एक्सप्रेशन आपको लिखना हो, पोरवाल टेक्निक क्या है? कैटायन का सिंबल पावर उसका नंबर इनटू एनायन का सिंबल पावर उसका। मर्क्यूरिक आयन क्या होता है? Hg+2। मर्क्यूरस आयन क्या होता है? Hg2+2। थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ा समझा दिया, बेसिक भी सिखाए। अगर कोई सॉल्ट का फार्मूला दिया जाए तुम्हें आयन पता करने हो तो नंबर को क्रिस क्रॉस, लेकिन नंबर को क्रिस क्रॉस करने पे सही आंसर ना आया तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। केएसपी के एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं, दो दे दो एक पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी बदतमीजी की चरम सीमा पहुंच जाती है, एक आयन की कंसंट्रेशन देते हैं और केएसपी पूछ लेते हैं, नो टेंशन, मजबूरी आ रही है, मजबूरी का नाम राहुल गांधी चल रहा है आजकल। तो दूसरे आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? जो कंसंट्रेशन दी उसे लिखो, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो और बगल वाले के लिए। ये भी कैसे आया वो भी मैंने आपको सिखाया। ये ट्रिक मैंने कैसे बनाई, जब मैं ये आपको सिखा रहा था तो एक बहुत ही बारीक बात मैंने आपको बताई थी कि सॉल्ट के बारे में जो कुछ भी दिया गया है वो डिसॉल्व सॉल्ट का दिया गया या अनडिसॉल्व, इसलिए आप उसे 100% आयनों में तोड़ेंगे, हाँ या ना। इसके बाद मेरे छात्रों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ा। सॉल्युबिलिटी मैंने बहुत ही इस चलित तरीके से पढ़ाया कि पेट भरने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो घोला जाता है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कि मेरे बच्चों ने सोचा ऐसे तो तुम पेट बड़ा करते जाओगे, सॉल्युबिलिटी बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को भी क्या करना पड़ेगा? फिक्स। तो डेफिनेशन बनी, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट घोलना पड़ता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसकी यूनिट तुम कुछ भी बना सकते हो, सॉल्वेंट के अमाउंट के आधार पर कुछ भी बना सकते हो, मोल पर लीटर, मोल पर 100 ml, मोल पर 500 ml, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर 100 ml, ग्राम पर 1000 ml, कुछ भी बना सकते। हाँ, इस चैप्टर में जो सॉल्युबिलिटी हम यूज करते हैं ऑलवेज इन मोल पर लीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन करा दिए थे, कहाँ बैठे हो? चार कल मिले, कहाँ बैठे हो? जब ऐसे किया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल इसकी आखिरी क्लास होगी और मंडे से हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑर्गेनिक, है ना। चलिए, तो आपने क्वेश्चन नंबर 112 पूछा है हमसे, बेटा कहीं पे नोट करके रहिएगा ताकि कभी दोबारा आप देखें तो देख सकें। 112 काफी पीछे हो गया। हाँ देखिए बेटा, द पीएच ऑफ 1 मोलर aqueous solution of weak acid HA is 6। कोई वीक एसिड HA है, इन्होंने बोल दिया है इसका पीएच दिया है 6। ये सवाल पूछ के बेइज्जती तो भयंकर करी है तुमने, लेकिन अब कितना तुम्हें हम बोले, बताइए इसका के क्या होगा? ठीक है, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल। मतलब ये क्वेश्चन सच बताइए कि पूछने लायक था। आपको मैंने बोला था कि हाथ छुपा के क्वेश्चन लगाना, अगर आपने लगा लिए होते तो ये क्वेश्चन पूछो। और अब तक मैं क्लास में कम से कम नहीं तो 25-30 क्वेश्चन बता चुका हूं अभी तक मैं, फिर भी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत दुख की बात है। या तो पहले मुंह जबानी काम कर लीजिए, पीएच को 10 की नेगेटिव पावर में चलाएंगे H+ आ जाए, और चूंकि 1:1 टाइप का वीक एसिड है तो H+ बराबर √Ka/C, Ka की वैल्यू आ जाएगी। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे आंसर में करेक्शन है, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो बता दिया करो क्या खून पियो हमारा। ठीक है चलिए, अरे खून पीना नहीं, खून जलाना कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिए तो गुस्सा करते हैं। 114 देखो, हाउ मच सोडियम एसीटेट शुड बी एडेड टू 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। डियर, सवाल है हम सोडियम एसीटेट का कितना अमाउंट 1 मोलर नहीं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में डालें सो दैट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिकम 5.5। और आपको यह भी दिया है कि इसका जो pKa है, लो आपका और काम आसान कर दिया, pKa दे दिया है 4.74। 74 क्यों लिखो, 75 लिख दो, है ना, क्योंकि आगे के लेटर्स 5 से बड़े हैं तो 4.75। अच्छा, आपसे इसका अमाउंट पूछा जा रहा है। अब अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, मोल्स में हो सकता है, वेट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो किस में पूछ रहे हैं? ऑप्शन देखिए, मोलैरिटी पूछा, तो सीधा सा क्वेश्चन ये हो गया
कि आपको इसकी क्या बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी। मेरे भाई क्या तुम इस मिक्सचर को देख के ये नहीं समझ पा रहे हो कि दिस इज द एसिडिक बफर, weak acid plus salt with strong base, this is the acidic buffer, so use the Henderson-Hasselbalch equation, pH is equal to pKa plus log salt upon acid का concentration। बच्चों क्या यहाँ पे salt लिखने में कोई दुख तो नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1:1। अगर ये salt 1:1 ना होता तो फिर conjugate base की concentration लिखते। क्लियर है? आइए बच्चों वैल्यू रखनी थी, pH 5.5, pKb है 4.75, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है और एसिड का बच्चों दिया है 0.1। ठीक, क्या मैंने आपको पावर सॉल्व करनी नहीं सिखाई है? सिखाई। ये जब इस तरफ जाएगा कितना बचेगा? 0.8 क्यों बचेगा? तो 0.75 बचेगा। बताओ सब लोग, अरे सुनना मेरी बात, तो लॉग दिस बराबर 0.75, बोलो लॉग का बेस कितना होता है? 10, तो 0.75 को 10 की पावर में चढ़ा दें तो सॉल्ट अपॉन 0.1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके दैट्स इट, सो वी कैन राइट सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.75। बोलो हाँ या ना? क्या मैंने ये पावर सॉल्व करना नहीं सिखाया है? चलो चलो पूरी क्लास बोल दे, शुरू से बोल दो। 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16, 4, 5, 6.5, 8, 10, राइट। तो ये देखिए ये वैल्यू कितनी आई थी? 10 की पावर 0.7 की वैल्यू कितनी आई? अरे 3.16, 4, 5, 6.5, 8, 10, 10 की पावर 0.5, 0.6, 0.7, ये 0.7 है, ये 0.8 है, तो 6 मान ले इसको, ऑन एवरेज 6 मान ले, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.6 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। 0.6 के अप्रॉक्स जो भी आंसर हो वो टिक कर दीजिए। नहीं मैच कर रहा क्या? 114 0.6 के अराउंड आप देखिए फर्स्ट वाला मैच कर। मैंने आपको लॉग एंटी लॉग सब सिखाया था और ये एंटी लॉग का क्वेश्चन है, ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने हमसे मैथमेटिक्स का वो डब्बा पढ़ा होगा। याद है? तो मैं फिर से बोल दो 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16, 4, 5, 6.5, 8, 10, ये वैल्यूज आप बोल रहे हैं 10 की पावर 0.1 की, 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 0.4, 2, 10 की पावर 1। क्लियर? सो द आंसर इज दिस। 114 के बाद आपने 116 पूछा है, 115 भी पूछा है, क्या है? नीड का क्वेश्चन है ये। ए फिजिशियन विशेस टू प्रिपेयर, इसको हटा दे, लिखना हो लिख लो, हटा दे बच्चों, ठीक है? चलिए संडे को कोई क्लास तो होगी नहीं आपकी, ठीक है? किसकी है? नहीं मेरी क्लास नहीं होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरा क्या मतलब? मैं क्लास नहीं लूंगा और संडे को आराम से जाओ, चाहे एंजॉय करो या फिर आइडेंटिटी के सवाल दोबारा लगा लो, और मंडे से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? हटाते बड़े इसको। अब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन टू लास्ट। 115 देखो बेटा, एक फिजिशियन है, उसकी इच्छा है एक ऐसा बफर बनाने की जिसकी पीएच हो 3.58। पहले मुझे इतना बता दो, अगर 3.58 का बफर बना रहा है तो ये एसिडिक बफर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? What efficiently resist a change in pH yet contain only small concentration of buffering agent? Which one of following weak acid together with its sodium salt would be best to use? देखिए ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिखी, इतनी हमें समझ में नहीं आती, हम हिंदी बताते हैं आपको। उन्हें एक बफर बनाना है जिसका पीएच है 3.58 और वो ऐसा बफर बनाना चाहते हैं जो बेस्ट वर्क करे। क्या करे? तो हुजूर आपको मालूम है कोई बफर बेस्ट काम करता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर। किस पर बोलो? तो बेस्ट वर्किंग होती है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। मैंने आपको इसको समझाया भी था कल। और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब आपको मालूम है व्हेन पीएच इज इक्वल टू पीके। हायर ना? तो बेटा सीधी सी बात है, आप उस एसिड का इस्तेमाल करिए इसको बनाने में जिसका pKa 3.58 हो। बोलो हाँ या ना? उन्होंने यही पूछा है कि इस बफर को बनाने में हम इन चारों में से किस एसिड का इस्तेमाल करें, तो इन चारों में से उस एसिड का इस्तेमाल करो जिसका pKa 3.58 हो। तो जैसे ही pH बराबर pKa हुआ
वो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा जिस पर बफर बेस्ट अपना शो करेगा। सो द आंसर इज 4 एसिटो एसिटिक एसिड। आप इस एसिड को ले लीजिए और इसके सोडियम सॉल्ट को मिला दीजिए, पीएच बराबर pKa आ जाएगा और बेस्ट वर्क करेगा। तो क्वेश्चन कितनी लाइन का था? 5। लेकिन इसमें पेन नहीं चलाना था पगलो, इसमें सिर्फ सोचना था। क्या पेन चलाएगा इसमें? ये तो हमने ऐसे ही लिखा है फर्जी में, कुछ तो लिखे, सवाल बता रहे हैं तो कुछ तो लिख दे, ठीक है। तो इस सवाल में पेन नहीं चलना था, सिर्फ आपको सोचना था कि फिजिशियन की इच्छा है एक ऐसा बफर बनाना जो अपना बेस्ट शो करे, और बेस्ट शो तब करेगा जब पीएच बराबर pKa। तो आंसर क्या हो गया? 4। 15 के बाद 16। विच वन इज ए बफर सॉल्यूशन? तो आप देखिए पहला वाला होगा कि नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, और तीसरा वाला होगा। अब ऑल ऑफ दीज दिया है तो उसका रीजन सिर्फ इतना है कि बोथ 1 एंड 3 नहीं है। वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज की जगह लिखिए बोथ 1 एंड 3, है ना। सेकंड वाला बफर नहीं होगा ना बच्चों, क्योंकि अगर आप इसको ले रहे हैं, मेरी बात सुन लो, तो आप इसमें इसका कंजुगेट बेस डालेंगे HPO4 -2। सही आंसर तो इसका होना चाहिए बोथ 1 एंड 3। अब नहीं है तो ऑल ऑफ दीज लगाओ, मजबूरी है। अदरवाइज आंसर क्या होगा इसका? 1 एंड 3। पहला वाला बफर है नो डाउट, तीसरा वाला बफर है नो डाउट, दूसरा वाले को बफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चाहे बच्चों आप ऑल ऑफ दीज को काट के कर सकते हो बोथ 1 एंड 3। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, उन्होंने ऑल ऑफ दीज को ही लिखा था। तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या लगाएंगे आप? ऑल ऑफ। क्लियर है? तो एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हैं आपको तो ऑल ऑफ दीज वाले टिक किया जाएगा, ठीक है। 115 हो गया, 116 हो गया, 120। क्या है भाई? द पीएच ऑफ 1 मोलर सोडियम एसीटेट नियरली। मेरे भाई ये सोडियम एसीटेट की पीएच पूछ रहे हैं, ये सॉल्ट की पीएच पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पीके दिया है 4.7 और आपसे पीएच पूछी जा रही है। ये सवाल पूछा है, बताइए हम क्या करें? इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिखाई पड़ रहा है? यार दिखाई पड़ा सबको? चलो, अगर ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो जल्दी से बताएंगे पीएच का फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 पीके, आगे बोलो, प्लस pKa प्लस लॉग्स। हमने आपसे वादा किया था ना कि फार्मूले भूल के दिखाओ तो जाने। आप भूल के दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, भूलने का प्रयास करके भूलोगे नहीं। इस प्रकार से हमने आपको समझाया ही था इसको। तो पीएच निकाल लेंगे बच्चों, 1/2 pKa 4.7 है, सॉरी पहले pKw रखना है 14, pKa 4.7 है, log cc की वैल्यू log 1 बच्चों हो जाएगा 0, 18.7, 18.7 डिवाइड बाई 2 9.35। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, मैं हमेशा अपने बच्चों से एक ही बात बोलता हूं कि आपका जो नीट है इट इज जस्ट लाइक टू कि आपको एक नदी में तैरने का टेस्ट देना है, तो हमेशा समुद्र में तैरने की प्रैक्टिस करिए। यार समुद्र में तैरना सीख जाएंगे, आपकी ताकत समुद्र को पार करने की कैपेसिटी हो जाएगी, तो नदी को तो आप सेकंडों में पार कर जाएंगे। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। हम जानबूझ के कठिन ही पढ़ाते हैं, सरल तरीके से समझाते हैं, लेकिन पढ़ाते कठिन है। जब आप वो सोचने लगेंगे तो ये सब आपको दिखेगा नीट के पेपर में क्या करके आओ, ठीक है ना। चलिए 120। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हर रोज तुम ये सोचो कि पर डे तुमको हलवा पूड़ी मिलेगी, गाजर का हलवा मिलेगा, तो ये नहीं होता है। कभी कभी टाइट रोटी भी आ जाएगी, कभी कभी सब्जी भी मिलेगी। कहने का मतलब है हमेशा तुम्हें हलवा जैसी चीजें पढ़े को मिलने की जरूरी नहीं। कठिन कॉन्सेप्ट भी बीच में आते हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, उनको छोड़ने का कोई फायदा नहीं होता है। ये बोर्ड नहीं है, ये कंपटीशन है ना। 120 के बाद 132 हम लोग देख लेते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इज 4.8 इफ द पीके इज 4.8। बिल्कुल सही। जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा, पीएच बराबर pKa हो जाएगा। सही लिखा है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 की पावर -14। ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो सेकंड इज द राइट आंसर। आया ना? देखिए बेटा, वैसे सबको मालूम होगा, फिर ही बोल दे रहे हैं। एसर्सन रीजन में जो पहला ऑप्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि एसर्सन सही है, रीजन सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है एसर्सन सही है,
रीजन सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन होता है एसर्शन सही है, रीजन गलत, और चौथा होता है एसर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। तो देखिए आपका एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन ये रीजन उस एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो द आंसर इज सेकंड। क्या टिक करेंगे? अबे जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर कर दोगे तो पीएच बराबर पीके आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला सही हुआ कि नहीं हुआ? और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -14 होता है, या ना? रीजन भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। 133। देखिए बेटा, अभी इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी इसको गोला लगा के रखिए, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, वो आपको बतानी पड़ेगी। 140 देखिए, 50 ml water is added to 50 ml 10 की पावर -3 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या है यार भाई? डाइल्यूशन क्वेश्चन है, डाइल्यूशन क्वेश्चन है। देखिए सब लोग, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमसे कुछ भी पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फ्री टाइम मिले तो एक बार बैठना, 1 घंटे का अलार्म लगा के साला पूरी सीट दोबारा लगा डालना, है ना। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपको 50 ml दिया था और इसका कंसंट्रेशन दिया 10 की पावर -3 मोलर। आपने इसमें ऊपर से 50 ml पानी डाल दिया है, बताइए इसकी पीएच क्या होगी? मेरे भाई कुछ नहीं करना, चलो मुंह जबानी करते हैं। देखिए वेरी सिंपल, आपने जब 50 ml पानी डाला तो वॉल्यूम हो गया 100, पहले की तुलना में जस्ट डबल। वॉल्यूम अगर जस्ट डबल हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन जस्ट हाफ हो जाएगी, 5 × 10 की पावर -4, दैट इज 1/2, हाफ। जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो OH आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी दिया गया है, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर -3, POH हो जाएगा 3, पीएच हो जाएगा 11। मैच करो, 11 रख लिया। तो मुंह जबानी क्वेश्चन था, फिर भी आपने पूछा। अब देखिए लिख के करते हैं। देखिए तुम इसको देखते ही समझ गए ये डाइल्यूशन क्वेश्चन है, और अगर डाइल्यूशन क्वेश्चन है तो M2 बराबर M1V1/V2। बोलो हाँ या ना? जस्ट लिसन टू मी, देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। फार्मूला तो ये भी सही है और फार्मूला ये भी सही है, N1V1/V2। फाइनल पीएच इससे भी आएगी, मैंने निकाल के दिखाई अभी 11, और फाइनल पीएच इससे भी आएगी। हमने तुम्हें लगाने को क्या बोला था? नॉर्मेलिटी वाला। क्यों क्यों? समझ में आ गया? आपने देखा कि जब मैंने मुंह जबानी अभी क्वेश्चन किया तो मैंने इसकी मोलैरिटी निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया। आपने फील किया? मैंने बोला 2 से 2 कट जाएगा। बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जब नॉर्मेलिटी को लेके क्वेश्चन करते हैं तो जो नॉर्मेलिटी बेस की होती है वही सीधे OH आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है। फीलिंग आई कि नहीं आई? इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, आप क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, बट प्रायोरिटी दिया करो तुम लोग इसको, और जिसको समझ में आ जाए वो चाहे इससे करे चाहे उससे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए एक बार मैं और फीलिंग दिलाने के लिए आपको एक बार दोनों से करके दिखाता हूं। फील करिएगा, लिखिएगा मत, फील करिए बस। अगर मान लीजिए मैं M2 का इस्तेमाल करता, सुनना बेटा, तो M2 का अगर तुम इस्तेमाल करते तो ये बेस की मोलैरिटी आती M1V1/V2, हाँ या ना? तो बेस की मोलैरिटी इतनी आती। अब अपन को फाइनल कंसंट्रेशन बेस की थोड़ी चाहिए, अपन को चाहिए होती फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आइदर H+ और OH-। अगर ये बेस है तो अपन को फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगी OH- की। आपको स्ट्रॉन्ग बेस की मोलैरिटी दी गई है तो मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस फैक्टर 10 की पावर -3, ये 3 क्या हो जाएगा? POH। तो पीएच बोलो बे 11। देखो ऐसे किया, ऐसे किया। आप देखिए जब आपने मोलैरिटी वाले फंडे को यूज किया तो OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैंने मोलैरिटी ऑफ बेस में उसके वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना? लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप नॉर्मेलिटी वाले से करते, किससे? तो ऑफ कोर्स N2 आप निकालते, ये करके दिखा रहा हूं। तो ये N2 सीधे डिनोट करता OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को। बोलो हाँ या ना? M2 में ऐसा नहीं होता है, N2 में होता है। अब N2 निकालना है तो यहां पे N1 चाहिए। बोलो क्या चाहिए? N1। टिक तो मालूम होगी, ना मिली फांसी, ना मिली फांसी। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। मोलैरिटी दिया है 10 की पावर -3, तो इसकी इनिशियल नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 × 10 की पावर -3। तो N1 की जगह 2 × 10 की -3, इनिशियल वॉल्यूम 500, फाइनल वॉल्यूम 100।
आप देखिए सीधे कितना आया, आप देख रहे हैं? तो M2 का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बेस की फाइनल कंसंट्रेशन है जिसमें वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब OH आयन आएगा। लेकिन जब N2 से आप करते हैं तो N2 ही डिनोट करता है OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को। बस POH हो गया 3, pH हो गया 11, दैट्स इट। pH हो गया 3, pH हो गया